नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से दिल से स्वागत है। आज की जो कहानी है ये 10th कम्युनिकेटिव इंग्लिश की अंतिम कहानी है। जो ये पोयम होने जा रही है ये लास्ट पोयम है कम्युनिकेटिव इंग्लिश 10th बोर्ड की क्लास का, और बहुत जल्दी ही आपका एग्जाम है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले बोर्ड के एग्जाम से पहले पहले आपको ये जो पोयम है जरूर करवा देते हैं, क्योंकि इस पोयम के अंदर जो सस्पेंस है, जो कहानी के अंदर रोमांच है वो बहुत ज्यादा है। तो ये जो कहानी है, ये पोयम का नाम देखिए आप, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। क्या नाम है इसका? द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। बहुत ही खतरनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं आपको। अब जल्दी से इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बस इंतजार करना पड़ेगा, केवल इसके पोइट के बारे में आपको बता दें और उसके बाद समरी स्टार्ट कर देंगे बिना किसी लेट के, बिना किसी ब्रेक के। तो एस टी कॉलरेज का जो डेट ऑफ बर्थ है 1772 में है, और जो इनकी डेथ हुई 1834 में हुई, वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट्स ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक एज। तो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखिए, इंग्लिश रोमांटिक एज के कब के समय के थे? ये इंग्लिश रोमांटिक एज के थे, और बहुत ही ज्यादा फेमस और काफी ज्यादा पॉपुलर रह चुके हैं एस टी कॉलरेज। He is admired for blending imagination, deep philosophy, moral reflection and supernatural elements in his poetry। और इनकी पोएट्री में आप देखेंगे ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग किसकी? इमेजिनेशन की। यानी कि छोटी सी छोटी चीज को भी सुपर नेचुरल कैसे बनाया जाता है वो हम जानेंगे इनकी पोयम में। Coleridge believed that poetry should awaken emotions and spiritual awareness. His major literary contributions include Kubla Khan, क्रिस्टोबल एंड द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, जो आप पढ़ने जा रहे हैं, जो सीबीएसई के सिलेबस में दी गई है। अ पोएम दैट डील्स विद सिन, सफरिंग, रिपेंटेंस एंड अल्टीमेट स्पिरिचुअल रिन्यूअल। तो ध्यान से देखिएगा कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें सफरिंग भी होगा, रिपेंटेंस भी होगा और स्पिरिचुअल रिन्यूअल भी होगा। और वो कैसे होगा? ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आपको ले चलते हैं इसकी समरी के अंदर। तो ध्यान से देखिए, सपोज कीजिए सबसे पहली लाइन, इमेजिन अ वेडिंग सेलिब्रेशन इज गोइंग ऑन, गेस्ट्स आर एंटरिंग हैप्पीली, म्यूजिक इज प्लेइंग एंड एवरीथिंग इज जॉयफुल। तो प्यारे बच्चों जब कहानी शुरू होती है तो कुछ वेडिंग गेस्ट्स हैं, और वो जो वेडिंग गेस्ट थे वो जा रहे थे किसमें? वेडिंग में जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ही ऐसा हो और आप तैयार हुए हो शादी में जाने के लिए, और रास्ते में कोई बूढ़ा इंसान आपको रोक ले, तो आप क्या कहेंगे? आप भी वही कहेंगे कि चल हट, साइड में हो, मुझे शादी में जाना है। कहाँ जाना है प्यारे बच्चे? शादी में जाना है। तो वही हुआ। क्या हुआ? हर तरफ म्यूजिक इज प्लेइंग एंड एवरीथिंग इज जॉयफुल, धूम धड़ाका चल रहा था, शादी की तैयारियां चल रही थी, भोपू बज रहे थे। सडनली एन ओल्ड सेलर, a strange looking mariner with glittering eyes and a long gray beard, stops one of the wedding guests। अब वो जो गेस्ट थे उनमें से एक गेस्ट को रोक लिया गया। किसके द्वारा रोक लिया गया प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। किसे देखिए? इसको देखिए, इस बूढ़े को देखिए। बहुत ही खतरनाक बूढ़ा है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक बूढ़ा है। और इसने क्या किया? एक वेडिंग गेस्ट को रोक लिया। किसको रोक लिया प्यारे बच्चों? एक वेडिंग गेस्ट को रोक लिया, जो कि जा रहा था शादी में, अपने दोस्त की शादी में जा रहे थे। इनको रोक लिया गया किसके द्वारा? इस बूढ़े के द्वारा। किसके द्वारा रोक लिया गया? इस बुजुर्ग इंसान के द्वारा रोक लिया गया। द गेस्ट इज अनविलिंग एट फर्स्ट। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल उसने मना कर दिया, और उसने कहा चल हट, साइड में हो, मुझे जाना है कहाँ? शादी में जाना है। कहाँ जाना है? शादी में जाना है। बट देयर इज समथिंग पावरफुल इन द ओल्ड मैन्स आईज। लेकिन इसकी जो ये आंखें हैं, इसकी जो आंखें हैं, ग्लिटरिंग आईज है। और इसने कहा नहीं बेटा, जरा मुझे अपना हाथ तो पकड़ा। और अपने पतले पतले हाथों से इसने क्या किया? इसने इसको पकड़ लिया और अपनी चमकती हुई ग्लिटरिंग आई से सम्मोहन कर लिया, हिप्नोटाइज कर लिया। किसको कर लिया? इस गेस्ट को कर लिया, जो कि अपने दोस्त की मैरिज में जा रहा था। अब क्वेश्चन आएगा कि आखिर ऐसा इस बुजुर्ग इंसान ने क्यों किया? क्यों किया?
Then he cannot resist. He forgets the wedding and sits down to listen to the mariner's strange and tragic tale. बेचारा क्या करता, सबसे पहले तो इसने मना कर दिया और इसने कहा जा रहा है हट बूढ़े खूसट, मुझे जाने दे, क्योंकि शादी में जाना जरूरी है। और वो देख, दूल्हा तैयार हो गया है और हम शादी में जाएंगे और एंजॉय करेंगे। लेकिन जब इस बुजुर्ग इंसान ने देखा कि ये उसकी बात को नहीं मान रहा, तो इसने क्या किया, हिप्नोटाइज कर दिया अपनी आंखों से करके हिप्नोटाइज कर दिया। और ऐसा हिप्नोटाइज किया, ये बेचारा 3 साल के बच्चे की तरह हो गया और एक स्टोन के ऊपर बैठ गया, कुछ नहीं कर पाया और केवल इस बूढ़े की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों? तैयार हो गया। और अब जो ये कहानी सुनाने जा रहा है, यही कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आपके जो सिलेबस में इसके 2 ही पार्ट्स दिए गए हैं, लेकिन ये जो कहानी है, ये कहानी 7 पार्ट्स में है। तो प्यारे बच्चों, कितने पार्ट्स में है? टोटल 7 पार्ट्स में है, लेकिन आपकी सीबीएसई में 2 ही पार्ट दिए गए हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगर मैं समरी करवा रहा हूं तो मैं आपको जो आगे हुआ मैं वो भी बताऊंगा, ताकि जो सस्पेंस है वो बीच में ना रह जाए। तो आगे चलते हैं स्टोरी के अंदर। तो स्टार्टिंग होती है, शुरू में क्या होता है, द बिगिनिंग ऑफ द वॉइस। तो ये जो बुजुर्ग इंसान है, ये अपनी कहानी सुनाने जा रहा है और इसने क्या कहा, द मेरिनर बिगिंस हिज स्टोरी, ही टेल्स हाउ हिज शिप वन सेल फ्रॉम द हार्बर चीयरफुली। कह रहा है, एक बार की बात है, हमारा जो जहाज था वो चल पड़ा और जितने भी जहाज के अंदर जो समुद्री नाविक थे वो सारे खुश थे। और जितने भी सेलर्स थे उनमें से एक जो था वो ये बूढ़ा इंसान था। जो एक सेलर था वो कौन था? ये बूढ़ा इंसान था। और फिर आगे क्या कहता है, द सन रोज ब्राइटली, सूरज बिल्कुल चमक रहा था, वेदर कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ सही चल रहा था। ऑन द लेफ्ट एंड देन ऑन द राइट एज दे मूव साउथवर्ड। और ये जो इनकी शिप थी वो धीरे धीरे आगे की तरफ चल रही थी। किस डायरेक्शन की तरफ चल रही थी? साउथवर्ड। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, किस डायरेक्शन की तरफ चल रही थी? साउथवर्ड की तरफ चल रही थी। एवरीथिंग सीम नॉर्मल एंड जॉयफुल, और सब कुछ ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था। उस समय जो हवा थी, हवा के बिल्कुल सारे ही जो शिप थी वो चला करती थी। बट सडनली अ टेरिबल स्टॉर्म हिट द शिप। और उसके बाद फिर इस बुजुर्ग ने कहना शुरू किया कि एकदम से क्या हुआ, तूफान आ गया। और उस तूफान में द स्टॉर्म वाज वायलेंट एंड पुश द शिप टुवर्ड्स द कोल्ड एंड डेंजरस रीजन ऑफ द साउथ पोल। और उसके बाद इसने कहा कि एक ऐसा तूफान आया, ऐसा तूफान आया, जो हमारी शिप थी वो किस साइड में चल पड़ी? वो उस साइड में चल पड़ी जहां बहुत बड़े ग्लेशियर्स थे, यानी कि बर्फ के जो बहुत बड़े टुकड़े होते हैं वो थे। द शिप वॉज सराउंडेड बाय ह्यूज आइसबर्ग्स। तो याद रखिएगा, जो शिप थी वो फंस गई, किनके बीच में फंस गई? जो बहुत बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े थे जिनको आप आइसबर्ग्स कहते हैं, बिल्कुल उसके बीच में फंस गई थी। अब आगे क्या हुआ, द आइस क्रैक्ड एंड ग्रोल्ड, देयर वाज नो साइन ऑफ लाइफ एनीवेयर। और वो एक ऐसी जगह थी जहां पर कोई और लाइफ का निशान नहीं था, कोई इंसान नहीं था, कोई जानवर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। और इन्होंने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, कैसे बचेंगे यहां से? क्यों? क्योंकि ये फंस चुके थे। इनके चारों तरफ क्या थी? आइसी आइस, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। द सेलर्स फेल्ट ट्रैप्ड एंड होपलेस। जितने भी सेलर्स थे, जितने भी समुद्र नाविक थे, सारे के सारे होपलेस हो गए, क्योंकि उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वहां से बचा कैसे जाएगा। क्योंकि बचेंगे तो तब जब उनकी शिप आगे चलेगी, और शिप आगे तब चलेगी जब वह बर्फ के जो टुकड़े हैं वो धीरे धीरे टूट के पिघल जाएंगे पानी में, तभी आगे की तरफ चल पड़ेंगे। उसके बाद क्या हुआ, जब ये सब सोच रहे थे, कुछ समय बाद देन समथिंग मिरेकलस हैपन, चमत्कार हो गया। क्या हुआ प्यारे बच्चों? चमत्कार। और वो जो चमत्कार था वो क्या था? एन एल्बेट्रोस, अ लार्ज वाइट सी बर्ड अपीयर्ड। और वहां पर इन्हें एक वाटर बर्ड, जो बहुत बड़ा पक्षी था, वो नजर आया। और वो पक्षी ये है प्यारे, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए इस पक्षी को। ये जो पक्षी है इसका नाम क्या है? एल्बेट्रोस। तो याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? एल्बेट्रोस। अपीयर्ड, इट फ्लू अराउंड द शिप। और इसने क्या किया? शिप के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया। तो प्यारे बच्चों क्या करना शुरू किया? चक्कर लगाना शुरू कर दिया। इफ एज इफ इट हैड कम फ्रॉम गॉड। और ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान ने इनको बचाने के लिए अपना एक मैसेंजर भेज दिया है।
द सेलर्स वेलकम्ड इट हैप्पीली, और वो बहुत खुश हुए। जितने भी समुद्र के नाविक थे जो शिप में जा रहे थे, सारे के सारे बड़े खुश हुए कि भगवान ने बचाने के लिए किसी ना किसी को तो भेज दिया। दे बिलीव्ड इट वाज अ गुड ओमेन, और उन्होंने कहा कि ये अच्छा संकेत है, क्योंकि जहां पर कोई जानवर नहीं, कोई इंसान नहीं, और वहां पर आ गए हमारे एल्बेट्रोस। Soon after the bird arrived, the ice began to crack. और जैसे ही इस पक्षी का आगमन हुआ, जैसे ही ये पक्षी आया, उसके बाद क्या हुआ, जो बर्फ के जो बड़े बड़े टुकड़े थे वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो गए। एंड द शिप वॉज फ्रीड, और ये एक अच्छा साइन मान लिया गया, क्योंकि सबको ये हो गया कि अब जो वो शिप थी जो नहीं चल रही थी, जो बर्फ के टुकड़ों में बिल्कुल फंस चुकी थी, अब वो शिप क्या थी, फ्री हो गई थी आगे चलने के लिए। The sailors fed the bird, played with it and treated it as a sign of hope. और जितने भी सेलर्स थे उनमें एक आशा की किरण जाग गई कि अब हम सारे के सारे बच जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों, इस एल्बेट्रोस को खाने के लिए भी बहुत कुछ दिया, ताकि उनको उम्मीद थी कि ये जो एल्बेट्रोस है ये किसका साइन था, ये उम्मीद का, होप का साइन था, पॉजिटिविटी का साइन था। But then, without reason, the mariner shot the albatross with his crossbow. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बिना किसी कारण के, कोई कारण नहीं था, तो ये जो बूढ़ा इंसान था जिसने वेडिंग गेस्ट को रोक रखा था, तो उसने कहा कि बिना किसी कारण के मैंने क्या किया, मैंने इस एल्बेट्रोस को मार दिया। तो क्या किया प्यारे बच्चों, इस बूढ़े इंसान ने इस एल्बेट्रोस को मार दिया। और जब ये अपनी स्टोरी सुना रहा था तभी भोंपू बजना शुरू हो गए, और जैसे ही म्यूजिक चला, उस म्यूजिक से जो वेडिंग गेस्ट जिसको हिप्नोटाइज किया हुआ था इस बूढ़े ने, वो एकदम से हट गया और उसने अपनी छाती पीटनी शुरू कर ली और उसने कहा, अरे बूढ़े जाने दे, मुझको जाना है, जो वादा किया है वो निभाना है, जाने दे मुझको जाना है। और उसका ध्यान गया और उसने कहा, वो देखिए सारी तैयारियां हो चुकी है, शहनाइयां बज चुकी हैं, मुझे जाने दे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरी कहानी में, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो बूढ़ा था बड़ा चालाक था, और उसने फिर से अपनी ग्लिटरिंग आईज से क्या किया, हिप्नोटाइज कर लिया उस वेडिंग गेस्ट को, और उसने कहा कि अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, तो चुपचाप जहां बैठे हो वहीं बैठे रहिए। और दोबारा से वो वेडिंग गेस्ट को वहीं बैठा दिया, उसी स्टोन के ऊपर वो बैठ गया। और फिर उसने आगे क्या कहा, एट फर्स्ट द सेलर्स आर एंग्री, और उसने कहा कि मेरे साथ जितने भी और सेलर्स थे, तो सबसे पहले तो वो क्या हुए, एंग्री हुए, और उन्होंने इस बूढ़े को गालियां देनी शुरू की कि आखिर क्यों तूने उसको मार दिया एल्बर्ट्रोस को, यानी कि ये देखिए आपके सामने। और उसने क्या कहा कि आपने इस एल्बर्ट्रोस को क्यों मार दिया, तो सबसे पहले तो वो सारे के सारे क्या थे, एंग्री थे। दे थॉट द मैरिनर हैड किल्ड द बर्ड दैट ब्रॉट गुड लक, और उन सब ने कहा कि अरे ओ इंसान, क्यों मार दिया जो गुड लक लेके आया था हमारे लिए, जिसने हमारी जान बचा ली और जिसने हमारी शिप को डायरेक्शन दे दी और जिसकी वजह से हमारी शिप चल पड़ी, तूने उसको मार दिया, तूने बहुत बड़ा पाप किया है, तुझे पाप नहीं करना चाहिए था। बट वेन द वेदर बिकेम क्लियर एंड सनी दे चेंज देयर ओपिनियन। लेकिन लोग भी कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, तो वो जैसे ही वेदर चेंज हुआ और सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, तो वही बदल गए। और उसने कहा, फिर उन्होंने क्या कहा, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, और उन्होंने अपना जो ओपिनियन था वो चेंज कर दिया। यानी कि पहले तो उन्होंने इस बूढ़े को कोसा कि क्यों मारा, लेकिन जैसे ही सब कुछ फाइन हुआ, सब कुछ ठीक हुआ, तो उन्होंने क्या किया, अपना ओपिनियन चेंज कर दिया। दे सेड परहैप्स द बर्ड हैड ब्रॉट द फॉग एंड मिस्ट, और दोबारा से कहा कि नहीं नहीं, हमें लगता है कि इस बुजुर्ग ने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि जब तक वो एल्बेट्रोस हमारे साथ था तब तक हमारे साथ फोग भी थी, तब तक हमारे साथ में मिस्ट भी थी, और उसके जाने के बाद अब देखिए वेदर कंडीशन कितना अच्छा हो चुका है, ना तो फोग है और ना ही मिस्ट है। सून नेचर टुक रिवेंज, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो शांति है, इस शांति के बाद जो तूफान आने वाला है, बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। और उसके बाद क्या हुआ, नेचर ने अपना रंग दिखाया और बदला। क्या लिया प्यारे बच्चों, बदला, बदला, बदला। द शिप स्टॉप मूविंग, और जो शिप चल रही थी अब स्टॉप हो गई, कोई मूवमेंट नहीं थी उस शिप के अंदर।
देयर वॉज नो विंड, क्योंकि ये जो हवा थी वो रुक चुकी थी। द सन बर्न फियर्सली, और सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आ गया, बिल्कुल चमक रहा है सूरज, गर्मी ही गर्मी हो गई। द सी बिकेम मोशनलेस, ऐसा लगा कि जो समुद्र है वो बिल्कुल मोशनलेस हो गया हो, जिसमें कोई जान नहीं बची। द सेलर्स वर स्टक इन द मिडल ऑफ द ओशन विद नो ड्रिंकिंग वाटर। तो प्यारे बच्चों, फिर क्या हुआ, जितने भी सेलर्स थे सारे के सारे रोने लगे, क्योंकि उनको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। क्या नहीं मिल रहा था? पीने का पानी नहीं मिल रहा था। तो आप सोच के देखिए कि इतना बड़ा समुंदर, इतना हर जगह पानी पानी था, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं था। तो जो ड्रिंकिंग वाटर था वो अवेलेबल नहीं था, और सबका जो गला था वो सूख चुका था, उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। देन उसके बाद क्या हुआ, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। द सेलर्स वर स्टक इन द मिडल ऑफ द ओशन विद नो ड्रिंकिंग वाटर, कोई ड्रिंकिंग वाटर नहीं था। वाटर वाटर एवरीवेयर, नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। तो प्यारे बच्चों, ये जो लाइंस हैं ये सीबीएसई में पूछी जा सकती हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लाइंस हैं प्यारे बच्चों, ये सीबीएसई में पूछी जाएगी, और पूरे चांसेस हैं अगर ये लाइंस आए तो आपने घबराना नहीं। इस लाइंस का मीनिंग क्या है, ध्यान से देखिए। इन लाइंस का मीनिंग है वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन जो पीने का पानी है वो कहीं नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने भी साथ दे दिया था उस बूढ़े का, जिसने मार दिया किसको? एल्बेट्रोस को। पहले तो साथ नहीं दिया, लेकिन उसके बाद वो भी पाप के भागीदारी बन गए। उसके बाद इस बूढ़े ने कहानी आगे स्टार्ट की। द सेलर्स बिकेम एक्सट्रीमली थर्स्टी, प्यासे हो गए। देयर टंग्स ड्राइड अप, जो जीभ थी वो सूख चुकी थी, कुछ भी नहीं था, पानी की तलाश में चल रहे थे, पानी कहीं नहीं था। और वैसे देखा जाए तो वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। दे कुड नॉट स्पीक, और इतनी ज्यादा ड्राई हो गई टंग कि उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। They realized Albatross was a holy bird. अब उन्हें एहसास हुआ कि जो एल्बर्ट्रोस था वो एक होली बर्ड था, पवित्र पक्षी था। एंड द मैरिनर हैड कमिटेड अ टेरिबल सिन, और फिर उन्होंने कहा कि बूढ़े, तूने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत ज्यादा बड़ा पाप किया है, तूने उस बर्ड को मार दिया, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। एज पनिशमेंट दे हंग द डेड एल्बेट्रोस अराउंड द मैरिनर्स नेक। और ध्यान से देखिए, ये देखिए, जो डेड एल्बेट्रोस था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्यारे बच्चों इस डेड एल्बेट्रोस को बूढ़े के गले में बांध दिया, और इन्होंने कहा कि तेरी यही सजा है, जो क्रॉस है तेरे गले में से वो क्रॉस बाहर निकाल दिया। और अब जो डेड एल्बेट्रोस था वो इस बूढ़े के क्या किया प्यारे बच्चों, गले में टांग दिया। और बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे कि तेरी वजह से ये हुआ, वरना वो जो पक्षी था वो तो बहुत बढ़िया पक्षी था। उसके बाद देखिए क्या होता है। वन डे अ मिस्टीरियस शिप अपीयर्ड ऑन द हराइजन, और उसके बाद जब इनके पास कुछ नहीं था, और जब इनको लगा कि अब हम मरने जा रहे हैं, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो इनको मौत सामने नजर आ रही थी कि अब कोई नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि उस बूढ़े की वजह से सारे के सारे मारे जाएंगे। तो फिर इन्होंने देखा कि दूर से एक मिस्टीरियस शिप, रहस्यमय पूर्ण जो जहाज था, वो इनकी तरफ आ रहा था। देखिए ध्यान से, इट मूव विदाउट विंड। अब वो सोच में पड़ गए, हवा तो चल नहीं रही, और जब हमारा जो जहाज है वो नहीं आगे बढ़ रहा, उसके लिए हवा नहीं चल रही, तो आखिर ये वाला जहाज कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है? एज इट केम क्लोजर द सेलर सॉ समथिंग हॉरिफाइंग। लेकिन जैसे ही ये जहाज बिल्कुल पास में आया, तो इन्होंने क्या देखा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो उन्होंने देखा डेथ एंड लाइफ इन डेथ। बड़े ध्यान से देखिए, डेथ एंड लाइफ इन डेथ वर प्लेइंग डाइस फॉर द सेलर्स लाइव्स। तो इन्होंने देखा कि दो चीजें आ रही हैं। कौन सी? डेथ एंड लाइफ इन डेथ। तो ये जो दो चीजें थी वो कौन सी थी? ये देखिए आपके सामने, ये जो भूतिया शक्ल वाला जो आदमी है इसको कहेंगे हम डेथ। जो भूतिया शक्ल वाला है इसको हम कहेंगे डेथ।
और लाइफ इन डेथ वाली जो शक्ल है वो ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जो भी इस शक्ल को देखेगा वो हमेशा यही सोचेगा कि यही है लाइफ इन डेथ। तो अब ये दोनों के दोनों क्या करने आ रहे थे? ये दोनों के दोनों वहां आ रहे थे उनको मारने के लिए, जिसमें से ये तो था डेथ, लेकिन ये थी लाइफ इन डेथ, यानी कि मौत के अंदर अगर किसी को जीवन मिल जाए तो वो इसके द्वारा मिलेगा। लाइफ इन डेथ वन द मैरिनर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी सेलर से सारे के सारे मारे गए, किसके द्वारा मारे गए? इस चपड़ गंजू के द्वारा मारे गए। ध्यान से देखिए, जो भूत या शक्ल ले रहा है, इसके द्वारा जितने भी मैरिनर से सारे के सारे मारे गए, और बचा केवल एक, जो कि लाइफ इन डेथ ने बचा लिया, और वो था हमारा कौन? मैरिनर, द ओल्ड मैरिनर, वही बूढ़ा जो कहानी सुना रहा है। वन बाय वन ऑल 200 सेलर्स डाइड, जितने भी 200 सेलर्स थे, धीरे धीरे एक एक करके खटाक 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 मार दिए गए। दे ड्रॉप डाउन दैट देयर आईज कर्सिंग द मैरिनर, धीरे धीरे मरते गए और उनकी आंखों में कर्स था, अभिशाप था उस ओल्ड मैरिनर की तरफ में। क्यों? क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने उसका साथ दिया। बट द मैरिनर डिड नॉट डाई, लेकिन जो मैरिनर था ये नहीं मरा, केवल यही बचा। ही वॉज फोर्स टू लिव अलोन विद गिल्ट एंड सफरिंग। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये बूढ़ा ही क्यों बचा था? ये बूढ़ा इसलिए बचा था, देखिए ध्यान से, ही वॉज अलोन विद गिल्ट एंड सफरिंग, यानी कि दर्द देने के लिए वो कौन बचा? वो ये बूढ़ा बचा। बूढ़ा क्यों बचा? बिल्कुल वही बात कि इसको तड़पा तड़पा के मारना था। क्या करना था? इस बूढ़े को तड़पा तड़पा के मारना था, क्योंकि इसके अंदर जो गिल्ट था वो हमेशा बना रहा, और जब तक इसके अंदर जो गिल्ट था वो था, और जब इसको याद आती थी कि मैंने बहुत बुरा काम किया और इसने बुरा काम किया था, प्यारे बच्चों, उस एल्बेट्रोस को मार के इसने बहुत बुरा काम किया था, तब इसको एहसास हुआ कि मुझे उस इनोसेंट बर्ड को नहीं मारना चाहिए था। दिस वॉज हिज पनिशमेंट, और यही इसकी पनिशमेंट थी, इसको अकेले को छोड़ दिया गया। उसके बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों? द मैरिनर फेल्ट एक्सट्रीम लोनलीनेस, और उसके बाद ये बिल्कुल अकेला हो गया, क्योंकि इसके साथ के जितने भी सेलर्स थे वो सारे के सारे मर चुके थे। ही ट्राई टू प्रे बट कुड नॉट, हिज हर्ट वाज हैवी विद गिल्ट, और लास्ट में जो इसका हर्ट था वो हैवी हुआ उस गिल्ट से, रिपेंटेंस से, जो इसने पाप किया था, किसको मार के? एल्बेट्रोस को मार के। वन नाइट ही सॉ ब्यूटीफुल वाटर स्नेक्स, और एक रात इसने क्या देखा? ब्यूटीफुल वाटर स्नेक्स। देखिए आप ध्यान से इसको, क्या देखा? ब्यूटीफुल वाटर स्नेक्स देखा। उसके बाद क्या हुआ? मूविंग इन द मूनलाइट, देयर शाइनिंग बॉडीज लुक कलरफुल एंड ग्रेसफुल, फॉर द फर्स्ट टाइम ही अप्रिशिएटेड गॉड्स क्रिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पहली बार इस बूढ़े ने और बुजुर्ग इंसान ने जो भगवान के द्वारा बनाई गई क्रिएशन थी उसकी रिस्पेक्ट की। अब जब ये उसने रिस्पेक्ट की, तो फिर धीरे धीरे जो इसका श्राप था वो डाउन पे डाउन होता चला गया। विदाउट थिंकिंग ही ब्लेस देम, और बिना सोचे इसने उसको आशीर्वाद दिया। एट दैट वेरी मोमेंट द एल्बेट्रोस फेल फ्रॉम हिज नेक इनटू द सी, और उसी समय जब इसके मन में चेंज आया, तभी क्या हुआ? The albatross fell from his neck into the sea. His curse began to break. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो श्राप मिला था इस बूढ़े को, वो धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था, ये जो बूढ़ा था इसने भगवान के द्वारा कोई कृति जो बनाई गई थी उसकी प्रेज की थी। तो अब धीरे धीरे जो श्राप मिला हुआ था वो इसका खत्म होता जा रहा था। इट स्टार्टेड टू रेन, उसके बाद बारिश शुरू हुई। ही कुड ड्रिंक वाटर, हिज सोल फेल्ट लाइटियर, और उसके बाद जो इसका गला जो सूखा हुआ था, उस बारिश के अंदर जो इसका गला था, जिसको पानी की जरूरत थी, वो गीला हुआ। तो इस प्रकार से जो स्टोरी है बहुत ही ज्यादा रोमांच से भरी हुई है। और उसके बाद देखिए क्या होता है? स्ट्रेंज स्पिरिट्स एंटर्ड द बॉडीज ऑफ द डेड सेलर्स, और अंत में क्या होता है? कुछ आत्माएं आती हैं, कुछ स्ट्रेंज स्ट्रिप्स, इट मीन्स स्पिरिट्स बोले तो ज्यादा अच्छा है। एंटर्ड द बॉडीज ऑफ द डेड सेलर्स, जितने भी सेलर्स मर गए थे सबकी बॉडीज में एंटर हो जाती है। एंड दे बिगेन टू वर्क द शिप अगेन, और उन्होंने काम शुरू कर दिया
उस जहाज को चलाने में। दे डिड नॉट स्पीक, लेकिन कोई नहीं बोला उनमें से, बट दे हेल्प सेल द शिप बैक होम, लेकिन वो सारी की सारी उस जहाज को वापस घर की तरफ ले गई। द मैरिनर सॉ विजन्स, और जो मैरिनर था उसकी एकदम से आंख बंद हुई और उसने सपना लेने शुरू किए। एंड हर्ड हेवनली म्यूजिक, और दिमाग में सपनों में क्या हुआ, उसने सुना, म्यूजिक को सुना। कौन सा? हेवनली म्यूजिक। सुपरनेचुरल स्पिरिट्स डिस्कस्ड हिज क्राइम एंड सफरिंग, और फिर पता लगा जो सुपरनेचुरल स्पिरिट्स थी, जितनी भी सुपरनेचुरल आत्माएं थी, वो इस बूढ़े के क्राइम और सफरिंग के बारे में बात कर रही थी। दे सैड ही हैड डन रॉन्ग बट हैड रिपेंटेड। प्यारे बच्चों, ये देखिए उन्होंने क्या बोला। उन्होंने कहा कि इस बुजुर्ग ने, इस बूढ़े ने गलत किया, बिल्कुल गलत किया, क्योंकि उस एल्बेट्रोस, इनोसेंट एल्बेट्रोस को मार दिया, लेकिन बाद में इसने क्या किया, रिपेंटेड कर लिया, यानी कि पश्चाताप कर लिया। तो यही होता है, अगर आप अपनी गलती को प्यारे बच्चों कन्फेस कर लें, तो फिर आपकी जो गलती है वो धीरे धीरे आपके मन में सेटिस्फेक्शन होने लग जाती है, और आपको जो दुख होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो वही हुआ इस बुजुर्ग इंसान के साथ में। और फाइनली द शिप रीच हिज होमलैंड, और लास्ट में जो ये जहाज था अपने जो घर था वहां पर पहुंच चुका था। अ पायलट बोट केम नियर, और एक बोट आई जिसका जो पायलट था उसने इस बुजुर्ग इंसान को बचा लिया। द मैरिनर वॉज रेस्क्यूड, बट एज सुन एज ही वॉज सेव्ड द शिप सैंक इनटू द सी, और जैसे ही ये बचा, उसी समय जो शिप थी वो सैंक इनटू द सी, और वो सारा का सारा जो जहाज था वो पानी में प्यारे बच्चों डूब गया। द मैरिनर सर्वाइव बट ही वॉज अ चेंज्ड मैन। अब ये ही केवल सरवाइव हुआ, केवल यही सरवाइव हुआ। जितने भी सेलर थे सारे के सारे मर गए, लेकिन इस बुजुर्ग इंसान को छोड़ के। और प्यारे बच्चों, ये क्यों सरवाइव हुआ? क्योंकि बाद में ये बन गया था, क्या बन गया था, अ चेंज्ड मैन, यानी कि अपनी गलती को कन्फेस कर लिया, एडमिट कर लिया। और फिर इसको लगा कि भगवान के द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं हमें हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और कभी भी इनोसेंट, बेशक वो एनिमल है, बर्ड है, या कोई भी इंसान है, कभी भी उसको मारना या दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इसके बाद देखिए आप कुछ इटर्नल पनिशमेंट के बारे में बात है। द मैरिनर इज नाउ फोर्स टू वॉन्डर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और उसके बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये जो इंसान है जो पहले एल्बेट्रोस से नाराज था, जिसको मार दिया था, अब इसको एहसास हुआ कि इसने बहुत बड़ी गलती की, और अब इसको रिपेंटेंस फील हो रहा है। और उसके बाद इसको छोड़ दिया गया अकेले को प्लेस टू प्लेस, ताकि दर दर धक्के खा और इधर उधर घूम और लोगों को बता कि इसने क्या किया। वेन एवर ही फील्स द पेन इन हिज हार्ट ही मस्ट टेल हिज स्टोरी टू समवन, और ऐसा सिस्टम बन गया, जब भी इसको पेन होती थी तो ये हमेशा क्या करता था, लोगों को पकड़कर अपनी स्टोरी सुनाया करता था, जिसके कारण जो इसके मन का जो दर्द था वो कम हो जाता था। जैसे ही वो कम हो जाता था, जैसे ही स्टोरी सुनाता था, वो दर्द कम हो जाता था, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो दर्द वापस से शुरू हो जाता था। और फिर से ये क्या करता था, ये किसी इंसान को पकड़ता था और फिर से अपनी स्टोरी उसको सुनाना शुरू कर देता था। ओनली आफ्टर शेयरिंग हिज टेल डज ही फील टेम्पररी रिलीफ, क्योंकि अपनी कहानी केवल सुनाने के बाद ही इसको रिलीफ मिलता था। क्या मिलता था? रिलीफ। तो इसीलिए इसको अकेले को छोड़ दिया गया, इसीलिए अकेले को छोड़ा गया और बाकी सबको मार दिया गया, क्योंकि एक इंसान को ऐसा छोड़ दिया गया कि तड़पेगा और तड़प तड़प के रहेगा, क्योंकि जब तक ये कन्फेस नहीं करेगा तब तक ऐसा नहीं होगा। तो समाज और सोसाइटी को यही मैसेज देना चाहते हैं जो हमारे पोएट साहब हैं, कि हमें कभी भी इनोसेंट बर्ड को या इनोसेंट एनिमल को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जो काम आज आप कर रहे हैं घूम फिर के वही आपके साथ होगा। द वेडिंग गेस्ट लिसन्स टू द इंटायर स्टोरी, मिसेज द वेडिंग सेलिब्रेशन। अब वो वेडिंग गेस्ट था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो हिप्नोटाइज हो चुका था इस बुजुर्ग की आंखों में देख के। अब उसको कुछ नहीं सुनना कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसके पास एक ही ऑप्शन था, केवल स्टोरी को सुनना। और इस प्रकार से जो उसकी वेडिंग थी, जो उसकी सेलिब्रेशन थी वेडिंग की, वो खत्म हो चुकी थी। बट ही बिकम्स अ वाइजर एंड सैडर मैन, लेकिन उसके बाद वो इंटेलिजेंट बन गया। द पोएम एंड्स विद अ पावरफुल मॉरल।
तो इस स्टोरी का क्या है बेटा मोरल? ही प्रेथ वेल हु लव्ड वेल बोथ मैन एंड बर्ड एंड बीस्ट। तो याद रखिएगा, भगवान का नाम लेने से ही नहीं इंसान बना जाता। एक सच्चा इंसान वो है जो भगवान के नाम के साथ में क्या करे, इंसान को, बर्ड को, बीस्ट को और जानवर को सबकी रिस्पेक्ट करे और सबसे प्यार करे। वही सही इंसान है। तो इस प्रकार से जो हमारी ये पोयम है ये खत्म होती है प्यारे बच्चों। तो समरी खत्म हुई, तो कुछ उसके बाद कुछ थीम्स हैं। सबसे पहली थीम देखिए जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, सिन एंड पनिशमेंट। यानी कि अगर आपने कोई पाप किया है तो उसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा, तो वो ऊपर वाला जो है वो सब कुछ देख रहा है। द किलिंग ऑफ द एल्बाट्रोस रिप्रेजेंट्स डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स नेचर एंड गॉड्स क्रिएशन। तो एल्बाट्रोस को मारना का मीनिंग क्या था? डिसरिस्पेक्ट करना, किसकी? नेचर की और गॉड्स क्रिएशन की। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, भगवान के द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं आप उन सब की रिस्पेक्ट कीजिए। नेक्स्ट इज पावर ऑफ नेचर। नेचर इज शोन एज पावरफुल एंड स्पिरिचुअल, इट पनिशेस रॉन्ग डूइंग। तो आपको पता है कि जो नेचर है वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। हम नेचर का कुछ नहीं कर सकते और नेचर ही दिखाया गया है मोर पावरफुल। और अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको गलत सजा भी मिलेगी। नेक्स्ट इज सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। तो इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज किया गया है, जैसे कि घोस्ट शिप, स्पिरिट्स, लाइफ इन डेथ, ऑल क्रिएट अ मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर। तो ये देखिए आप, आपके सामने ये है घोस्ट की जो शिप है। तो इनका यूज किया गया है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में। नेक्स्ट, रिडेम्पशन, ट्रू फॉरगिवनेस। अगर दया है वाकई, comes when the mariner learns to love and respect all the living things। तो पश्चाताप तभी होता है जब आप सबसे प्यार करना सीख जाएं। तो याद रखिएगा, आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले तो लर्निंग होनी चाहिए किसकी? लव की। आपके सामने लर्निंग होनी चाहिए किसकी? रिस्पेक्ट की। जितनी भी चीजें हैं, लिविंग थिंग्स जो भी हैं, आप सब उनकी रिस्पेक्ट करें। तो वही फॉरगिवनेस है। ट्रू फॉरगिवनेस तभी आती है जब हम क्या करेंगे, जैसे कि इस मैरिनर को बाद में एहसास हुआ कि इसने एल्बेट्रोस को मार के कितना बड़ा गलत काम किया था। वही चीज हमारे साथ भी होती है। तो व्हाट इज द कोर मैसेज? जो सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम हाईलाइट्स द आइडिया दैट एवरी एक्शन हैज मोरल कॉन्सिक्वेंसेज। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बुरा काम करेंगे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। इट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट नेचर, इंटेंस सफरिंग, रिपेंटेंस एंड स्पिरिचुअल रिडेम्पशन। और लास्ट में जो मोक्ष की प्राप्ति है, वो मोक्ष की प्राप्ति आपको इनर सेटिस्फेक्शन से मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। Through the mariner's journey, the poet teaches that respect, love and compassion for all living beings are essential। तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, क्या बताया था कि सबकी रिस्पेक्ट करें, सबके साथ प्यार के साथ में रहें, और हर वो लिविंग चीज जिसको भगवान ने बनाया है वो रिस्पेक्टफुल मानी जाती है, इसेंशियल है फॉर हार्मनी के लिए विद नेचर एंड फॉर पर्सनल सल्वेशन के लिए। तो इनर सेटिस्फेक्शन ही सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है। अगर प्यारे बच्चों आपको अपनी इनर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो फिर आप जितना मर्जी कुछ भी पा लीजिए, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो इसके बाद कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया गया है, बड़े ध्यान से देख लीजिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल आयरनी, द मैरिनर्स जॉयफुल वॉइस टर्न्स इनटू अ हॉरिफाइंग पनिशमेंट। तो यही आयरनी है। स्टार्टिंग में जब जर्नी शुरू हुई थी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो बदल गई किसमें? हॉरिफाइंग पनिशमेंट में। रिवीलिंग द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। यानी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं और जो रियलिटी है वो चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी में प्यारे बच्चों क्या बताया है आपको? पावरफुल विजुअल डिस्क्रिप्शंस ब्रिंग टू लाइफ द साइलेंट सी। तो बिल्कुल विजुअल डिस्क्रिप्शन है, किसके लिए है? लाइफ के लिए है जो साइलेंट सी में थी। डेड क्रू है, घोस्टली शिप है एंड द कर्स मैरिनर सेगनी। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आपको पता है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स क्रिएट्स रिदम एंड एम्फेसाइजेस इमोशंस। तो जैसा कि इसमें है, द फेयर ब्रीज ब्लू द वाइट फोम फ्लू। तो फ
आपके सामने है और यहाँ पे ब ब आपके सामने है, तो रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या कहलाता है? एलिट्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज इंजैम्पमेंट। सेंटेंसेस फ्लो फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट एनी पोज। तो जब भी एक लाइन से दूसरी लाइन जाए बिना किसी पोज के, तो वहां पर होता है इंजैम्पमेंट, जो इनहेंस करता है पोएम्स के नरेटिव मूवमेंट को, उसको और ज्यादा बढ़ा देता है। नेक्स्ट सिंबोलिज्म। द एल्बेट्रोस सिंबलाइजेज नेचर्स इनोसेंस। तो याद रखिएगा, सिंबोलिज्म में सिंबल एल्बेट्रोस का लिया गया है और वो क्या है? नेचर्स की इनोसेंस को बताता है। एंड डिवाइन प्रोटेक्शन है, वाइल इट्स डेथ रिप्रेजेंट्स अ ग्रेव मॉरल ऑफेंस। और जो डेथ है वो किसके लिए है? ऑफेंस के लिए है, अगर आपने कोई किया है या नहीं किया वो आप देखिए। नेक्स्ट इज बैलेड फॉर्म। बैलेड फॉर्म में क्या है? द पोएम फॉलोज द ट्रेडिशनल बैलेड स्टाइल, मेकिंग इट सुटेबल फॉर स्टोरी टेलिंग एंड ओरल नरेशन। यानी कि ऐसी पोयम जिसमें एक स्टोरी बताई गई हो, तो दैट इज कॉल्ड बैलेड फॉर्म। क्या कहलाएगा? बैलेड कहलाएगा। इसके बाद देखिए कुछ मॉरल अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। जो ये लाइंस हैं ये आप 8 नंबर के क्वेश्चन में इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं। नेचर इज सेक्रेड एंड हार्मिंग इट इनवाइट सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज। नेक्स्ट इज एवरी एक्शन हैज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अनअवॉइडेबल रिजल्ट्स। ट्रू रिडेम्पशन कम्स थ्रू रिपेंटेंस, ह्यूमिलिटी एंड लव फॉर ऑल लिविंग बींग्स। तो मोक्ष तभी मिलेगा जब आप रिपेंटेंस फील करेंगे, जब आप विनम्र ह्यूमिलिटी होंगे, विनम्र होंगे और प्यार करेंगे जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के साथ में। गिल्ट कैन बिकम अ लाइफ लॉन्ग बर्डन इफ मॉरल लॉज आर वायलेटेड। और जो गिल्ट होता है वो बहुत लंबा चलता है, बहुत ज़्यादा लंबा चलता है। हार्मनी विद नेचर इज नेसेसरी फॉर स्पिरिचुअल एंड इमोशनल बैलेंस। अगर आपने स्पिरिचुअल और इमोशनल बैलेंस बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? हार्मनी लेनी होगी नेचर के साथ में। तो ये देखिए, ये जो कहानी थी ये इस बुजुर्ग इंसान की कहानी थी। और ये वही ओल्ड मैरिनर है जो पूरी कहानी में चला और जिसने लास्ट में हमें क्या शिक्षा दी? हमें यही शिक्षा दी कि जितने भी इनोसेंट बर्ड हैं, एनिमल हैं या इंसान भी हैं, हमें कभी भी उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो 10th कम्युनिकेटिव इंग्लिश का सिलेबस है वो आपका ख़त्म हो चुका है। अगर फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट मार कर पूछ सकते हैं और आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।